नमस्कार दोस्तों, आप हैं सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर थर्ड इसका करवाऊंगा। आज जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 25 तक। इससे पहले मैं आपको पूर्व रिवाइज करवा दूं कि जो आपसे इसमें सेक्शन मैंने फर्स्ट में और सेकंड में जो मैंने आपको पढ़ाया उसका हल्का शॉर्ट सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको याददाश्त बनी रहे। और उस याददाश्त के लिए बनाने के लिए ये आवश्यक है हम पुराना रिवीजन जरूर करें। और इसलिए हम लेक्चर थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, इसलिए परेशान ना हो। और जो पुराना रिवीजन है वो सेक्शन हम आपको इसका करा दें कि जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट उत्तराखंड का हम पढ़ रहे हैं 2007 का, ये पास जो हुआ था और स्वीकृति जो मिली थी वो स्वीकृति मिली थी इसमें 2 जनवरी 2008 को मिली थी इसमें। और इसमें स्वीकृति जो करी थी वो राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 300 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 300 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस एक्ट को स्वीकृत किया। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं और कुछ नियमावली बनी है। नियमावली जो बनाई गई थी यूके पुलिस रूल 2009 बनाई गई थी। इसको संविधान के अनुच्छेद 309 में शक्ति को प्रयोग करते हुए इस पुलिस जो था उत्तराखंड पुलिस नियमावली 2009 को बनाया था। उसमें जिसको बनाया गया था वो 27 अगस्त 2009। दोनों डेटों में डिफरेंट है, दोनों चीज ही अलग हैं। वो उसमें एक्ट में कानून के बारे में बताती है। इसमें नियमावली जो दी गई है, जो भर्ती के नियम होंगे वो भर्ती के नियम 2009 में बनाए गए हैं उत्तराखंड के लिए। ये 27 अगस्त 2009 को स्वीकृत की गई। इसमें राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 309 के परंतु में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इसको स्वीकृत किया। उसके बाद इसमें इसी एक्ट में 2018 में संशोधन हुआ। पूरा ही नया उसमें कई सेक्शनों में संशोधन किया गया। उसमें सेक्शन में अभी आपको बता दूंगा। इसको जो संशोधन किया गया था वो 3 मई 2018 को किया गया। उसका नाम रखा गया उत्तराखंड पुलिस संशोधन अधिनियम 2018, जिसको 3 मई 2018 को स्वीकृत कर दिया गया था। और जो संशोधन किया गया था वो डेफिनेशन क्लोज के 2Q में करा गया था। 2Q में जो परिभाषा दी गई है उसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद सेक्शन 64 में किया गया था, संशोधन किया गया। उसके बाद सेक्शन तुम्हारा 65 में 65A जोड़ा गया था। उसके बाद 66 से लेकर और लगभग 74 तक सेक्शन चेंजिंग करे गए थे। वो 66 से लेकर 74 तक संशोधन किया गया है। इसमें नए को पूरी धाराओं के अंदर के विस्तृत करके चेंजिंग किया गया, जोड़ा गया, सब कुछ इसी सेक्शन में किया गया। और मैंने जो एक्ट शुरुआत करवाई थी तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लोज से शुरुआत कराई थी। और उस डेफिनेशन क्लोज में ए से लेके हमने जेड टू जेड सी तक हमने आपको डेफिनेशन क्लोज करवाई थी। उसके बाद हमने सेक्शन 3 से लेकर 4 और से लेकर 10 तक हमने आपको करवा दिया था। तो मैं आपको सेक्शन रिवाइज हल्का करवा दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्लोज चल रहा है 2A में एक्ट के नाम दिया गया है। एक्ट का नाम क्या होगा? 2A में एक्ट का नाम के बारे में बताया गया था। नाम सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड पुलिस
एक्ट 2007 के नाम से इसे जाना जाएगा। 2B में पशु के बारे में बताया गया था, पशु कौन कौन से माने जाएंगे इस अकॉर्डिंग। इसमें गाय, भैंस, गधा, खच्चर, घोड़ा, हाथी, बकरी, भेड़, बकरी, ऊंट आदि इसमें बताए गए थे। 2C में हमने परिभाषा जो डेफिनेशन बताई थी, मुख्य सचिव की बताई थी। मुख्य सचिव माने प्रदेश का मुख्य सचिव यानी गृह विभाग का मुख्य अधिकारी होगा, मुख्य सचिव के बारे में बताया गया था। 2D में हमने जिला की परिभाषा पढ़ी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट जिला की परिभाषा पढ़ी थी। जिला इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में नियत जिला के बारे में जिला है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया गया, यथा संशोधित उत्तराखंड राज्य। और उसके बाद हमने 2E की बारे में बात करी थी। 2E में जिला मजिस्ट्रेट की बात करी गई थी, जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट में बताया गया था कि जो जिले की जिससे प्रशासन जिले को जिला मजिस्ट्रेट में बताया गया है कि जो जिसे सिविल प्रशासनिक शक्तियां प्रदत्त हों और जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 20 में नियुक्त किया गया हो, वो जिला मजिस्ट्रेट होगा। 2G में हमने परिभाषा बताई थी घरेलू सेवक की। घरेलू सेवक हम सभी लोग जानते हैं, घरेलू सेवक कौन होते हैं, जो घर के काम करने वाले नौकर होते हैं, वो घरेलू सेवक में है। और 2H में हमने बात करी थी, वो राजद्रोह के बारे में बताया गया था। राजद्रोह क्या होता है ये भी सभी लोग हम लोग जानते हैं, इसमें हमें अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल यही पूछा जाएगा राजद्रोह की जो डेफिनेशन दी गई है वो पुलिस एक्ट में किस सेक्शन में दी गई, 2H में दी गई राजद्रोह की परिभाषा। और 2H के बाद हमने पढ़ा था 2L में हमने पढ़ा था संगठित अपराध। अपराधी परिभाषा पढ़ी थी। 2L के बाद 2N हमने पढ़ा था। 2N में हमने बताया था पुलिस जिला की परिभाषा। पुलिस जिला की परिभाषा हमने बताई थी, वहां जिला की बात कर रही है, यहाँ पुलिस जिला की बात कर रही है। जिला में हमने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के में निर्धारित जिला होगा, या फिर उसमें थोड़ा सा और बता दिया गया था, यथा संशोधित उत्तराखंड एक्ट के तहत। उसमें पुलिस जिला की बात करेगी, जो पुलिस जिला द्वारा बताया गया राज्य सरकार द्वारा निहित या घोषित पुलिस जिला। और इसमें 2O में पुलिस जिला की सीमा की बात करी गई थी। पुलिस जिला की सीमा, पुलिस जिला की सीमा की बात करी गई थी हमने। तो पुलिस 2O है, 20 नहीं है, 2O, शायद कंफ्यूजन रहेंगे आप। 2O में पुलिस जिला की सीमा बताई गई थी, जिसमें हमने बताया था कि राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला का समस्त क्षेत्र पुलिस जिला कहलाया जाएगा। राजस्व पुलिस जिला क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला कहा जाएगा, का क्षेत्र कहा जाएगा, यह आएगा। ठीक, एक बार फिर से कंफर्म करवा दूं कि जिला मजिस्ट्रेट में आपको बताया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट में आपको बताया गया था कि जो सेक्शन 20 सीआरपीसी में नियुक्त अधिकारी होगा, या फिर जिसे सिविल प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई होंगी। और आपको जिला की परिभाषा बताई गई थी, वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में नियत या घोषित जिला के बारे में जिला होगा, या उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 में यथा संशोधित जिला। और यहाँ पर हमने नीचे पुलिस जिला की बात करी थी, यहाँ पुलिस जिला की बात करी है राज्य सरकार द्वारा घोषित पुलिस जिला, जिस क्षेत्र को राज्य सरकार पुलिस घोषित कर दी वो पुलिस जिला होगा। उसकी सीमा क्या होगी वो में बात करी थी, पुलिस सीमा की बात करी थी। उसमें बताया गया था कि राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिला क्षेत्र आता है। ठीक, ओ की बात आ गई थी।
2P की बात करी थी। 2P में हमने पुलिस अधिकारी बताया था। पुलिस अधिकारी हमने 3 तरह के बताए थे। अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त अधिकारी या उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा में नियुक्त अधिकारी या उपयुक्त यानी पुलिस उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारी जो होंगे वो इसमें आएंगे 2P में। और 2Q की बात करी थी हमने, पुलिस कार्मिक की परिभाषा करी गई थी। पुलिस क्यू से कार्मिक की बात करी गई थी। तो इसमें जो बताए गए हैं वो 3 खंड बताए गए। इसमें पहले खंड में बताया गया राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी या पुलिस महानिर्देशक द्वारा नियुक्त अधिकारी या पुलिस महानिर्देशक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी पुलिस कार्मिक अधिकारी होंगे। क्यू के बाद हमने बताया था 2S बताया था। एस से हमने बताया था सार्वजनिक प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ जनता स्वतंत्र रूप से आ जा सकती है या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनता जल स्नान या मनोरंजन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकती है, वो सार्वजनिक स्थान होगा। और उसके बाद 2X की बात करी थी। 2X में हमने सेवा के बारे में बताया था। सेवा का आशय है पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में है। और 2Y के बारे में बताया। 2Y में हमने बताया था अधीनस्थ के बारे में, अधीनस्थ के बारे में। और 2Z में हमने बताया था अधीक्षक पुलिस अधीक्षक के बारे में, अधीक्षक के बारे में हमने बताया था। और इसके बाद 2ZA में बताया था आतंकवाद की परिभाषा। और 2ZB में बताया था हमने पीड़ित की परिभाषा। कोई बताएगा कि सीआरपीसी में पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है? सीआरपीसी में पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है? बताए। पीड़ित की परिभाषा यहाँ तक 2ZD में दे दी गई है और सीआरपीसी में परिभाषा दी गई है वो WA में दी गई है। अब 2ZC की बात कर रहे हैं। 2ZC की परिभाषा जो दी गई है वो उसमें साक्षी की परिभाषा दी गई है। फिर हमने सेक्शन 3 करवाया था। सेक्शन 3 में बताया था पुलिस बल का गठन के बारे में बताया था। सेक्शन 3 पुलिस बल का गठन। इसमें राज्य के लिए पुलिस बल होगा, पुलिस का गठन होगा, उसमें सदस्य होंगे, पद होंगे और उसका जो नियंत्रण होगा, पुलिस बल का गठन का नियंत्रण होगा वो राज्य सरकार तथा महानिर्देशक के अधीन होगा, प्रशासन होगा जो महानिर्देशक होगा। सेक्शन 4 में हमने बात करी थी। सेक्शन 4 में हमने बात बताया था, जो भी बताया था हमने सेक्शन 4 में हमने बताया था पुलिस रेंज की बात करी गई थी हमने। पुलिस बल का गठन, पुलिस बल का गठन की बात करी थी सेक्शन 3 में। पुलिस रेंज की बात करी थी। पुलिस रेंज, यहाँ पर पुलिस रेंज में हमने बताया था जो पुलिस राज्य सरकार जो है राज्य को कई रेंजों में एक या एक से अधिक रेंजों में विभाजित करेगी और उसका जो प्रशासन होगा वो एक अधिकारी नियुक्त होगा और जो अधिकारी होगा वो उप महानिदेशक से व महानिरीक्षक से कम के रेंज का नहीं होगा, से कम के रेंज का नहीं होगा। और उसके बाद बताया था सेक्शन 5 में बताया था पुलिस जिला का प्रशासन का प्रशासन भी बताया था हमने। पुलिस जिला का प्रशासन जो होगा वो पुलिस अधीक्षक में ही तो होगा। और सेक्शन हमने 6 की बात करी थी। 6 में हमने बताया था
विशिष्ट विशिष्ट जिला स्तर का विशेष प्रकोष्ठ की बात बताई थी हमने। विशेष प्रकोष्ठ जिसका कार्य पीड़ित को व्यक्ति को उचित न्याय दिलाना तथा उनकी सेवा और उपचार करना। राज्य सरकार जिला स्तर पर एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापित करेगी जिसका कार्य पीड़ित को उचित न्याय दिलाना, सेवा और उपचार करना होगा। सेक्शन 7 में बताया था पुलिस थाने की परिभाषा बताई थी। पुलिस थाने की बात बताई थी हमने। और सेक्शन 8 में हमने बताया था पुलिस राजस्व क्षेत्र बताया था, पुलिस राजस्व क्षेत्र बताया था हमने, क्षेत्र की परिभाषा बताई थी। ये सारे सब मैंने लेक्चर 2 में मैंने आपको बताए हैं, तो आपको अवेलेबल यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। इसका विस्तृत डिस्कशन यहाँ पर मैं केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 8 में हमने पुलिस राजस्व क्षेत्र बताया था। सेक्शन 9 में हमने जो बताया था, सेक्शन 9 में हमने बताया था जो है रेलवे पुलिस जिला के बारे में बताया था। रेलवे पुलिस जिला में मैंने बताया था जो राज्य सरकार जो है पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक जिला रेलवे नियुक्त करेगी या नियुक्त करेगी। और जो इसमें प्रत्येक जिले में कई वृत्तों में विभाजित किया जाएगा, वो विभाजित किया जाएगा, पुलिस उप अधीक्षक के अधीन किया जाएगा। और उस वृत्त को कई थानों में विभाजित किया जाएगा। किसके अधीन किया जाएगा? निरीक्षक के अधीन। ठीक, तीन बातें मैंने बताई थी। और उसके बाद सेक्शन 10 में मैंने जो बताया था, सेक्शन 10 में मैंने बताया था सूचना विभाग के बारे में बताया था। जो सूचना विभाग का कार्य केवल होगा वो सूचना का सृजन करना होगा, एकत्रित करना होगा, उसका प्रसार करना होगा और विश्लेषण करना होगा। 4 कार्य मैंने बताए थे। अब सेक्शन में आपको करवा रहा हूँ 11, जो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 से मैंने बता रहा हूँ आज आपको। सेक्शन 11 में बताया गया है अन्वेषण विभाग। अन्वेषण विभाग, यहाँ पर मैं अन्वेषण विभाग के बारे में बता रहा हूँ। राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। राज्य अपराध अन्वेषण सेक्शन 11 में बताया गया राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। इसमें केवल इतना बताया गया है राज्य सरकार या पुलिस महानिर्देशक प्रत्येक राज्य में अपराध अन्वेषण विभाग का गठन करेगी और जो कि पुलिस महानिर्देशक या सरकार के अधीनस्थ होंगे। राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, इसमें दिया हुआ है राज्य सरकार या पुलिस महानिर्देशक साधारण विशेष आदेश से राज्य अन्वेषण विभाग राज्य अपराध अन्वेषण विभाग का गठन करेगी।
कौन गठन करेगा? राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक। सेक्शन 11 में बताया गया राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। सेक्शन 11 में राज्य अपराध और अन्वेषण विभाग जो है सेक्शन 11 राज्य अपराध अन्वेषण विभाग को जो गठन करेगी वो राज्य सरकार और महानिदेशक पुलिस महानिदेशक साधारण और विशेष आदेश से अन्वेषण विभाग का गठन करेगी। सेक्शन हम 12 की बात करेंगे, छोटा है ज्यादा नहीं है। सेक्शन 12 की हम बात करेंगे, विशिष्ट पुलिस इकाई की बात करेंगे। विशिष्ट पुलिस इकाई। अब जो राज्य सरकार जो है राज्य सरकार है विशिष्ट पुलिस इकाई कई इकाइयां बनाएगी, उनकी संख्या निर्धारण करेगी। उसमें कृत्य दायित्व भी अवधारण करेगी। राज्य सरकार जो है विशिष्ट पुलिस इकाई में इकाइयां बनाएगी, उसकी संख्या निर्धारण करेगी, कृत्य और दायित्व अवधारित करेगी और उसका प्रशासनिक ढांचा भी नियुक्त बनाएगी। उसका प्रशासनिक ढांचा भी बनाएगी और उसमें जो ढांचा बनाएगी उसमें पदानुक्रम होंगे, पदों का क्रम होगा। जो पुलिस इकाई बनाई जाएगी उसकी संख्याओं का निर्धारण भी होगा, कृत्यों का निर्धारण होगा, उनके दायित्वों का भी निर्धारण होगा, आधारित मतलब निर्धारण होगा और उसके लिए एक प्रशासनिक ढांचा भी बनाएगी जिसमें पदों का क्रम होगा, उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाएगा, विशेष अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी निर्धारण बताया जाएगा। पदों का क्रम, कर्तव्य, शक्तियां, जो प्रशासनिक ढांचा बनाएगी राज्य सरकार, प्रशासनिक ढांचा बनाएगी उसमें पदों का क्रम होगा, उनके कर्तव्यों का, उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया जाएगा। और ऐसी इकाइयों को राज्य सरकार जो है विशेष आदेश से भंग भी कर सकती है। 3 बातें बताई गई हैं। विशेष आदेश से भंग भी कर सकती है। क्या राज्य सरकार विशिष्ट पुलिस इकाई को भंग कर सकती है? जी हाँ, विशेष आदेश से किसी भी इकाई को भंग कर सकती है। इसमें विशिष्ट पुलिस इकाई के बारे में बताया गया। राज्य सरकार जो है इकाइयां राज्य सरकार जो है इकाइयों की संख्या निर्धारण करेगी और उनका निर्माण करेगी। यहाँ पर निर्माण और लिख लो। यहाँ पर इकाइयों की संख्या निर्धारण करेगी और निर्माण करेगी, उनके कर्तव्य दायित्व का भी अवधारित करेगी, निर्धारण करेगी। यहाँ निर्धारण लिख दूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है बार बार, तभी मुझे कमेंट। ठीक, अब
आपको क्लियर हो जाएगा। विशिष्ट पुलिस इकाई, राज्य सरकार जो है इकाइयों की संख्या निर्धारण करेगी, उनका निर्माण करेगी, उनके कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण करेगी और उसके लिए पुलिस उसके लिए प्रशासनिक ढांचा भी बनाएगी और ढांचे में पदों का क्रम होगा, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा, उनकी शक्तियां होंगी और ऐसी इकाइयों को राज्य सरकार जो है भंग कर सकती है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये वाला खंड आपको समझ में आ जाए कि जो प्रशासनिक ढांचा बनाएगी उसमें पदों का क्रम होगा, कर्तव्य होंगे और उनकी शक्तियां होंगी। विशिष्ट पुलिस इकाई 12 में दी है, 12 से विशिष्ट और 11 से अन्वेषण विभाग। दो बातें आगे सामने। अब सेक्शन हम 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 में बताया गया राज्य सरकार जो है वो जिला स्तर पर सशस्त्र बल की बटालियन और राज्य स्तर पर सशस्त्र बल की बटालियन का गठन करेगी। सेक्शन 13 राज्य सरकार जो है सशस्त्र बटालियन का गठन करेगी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। दो बातें बताई गई सेक्शन 13 में। राज्य सशस्त्र बटालियन का गठन जो करेगी राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार गठन करेगी सशस्त्र रिजर्व बल, सशस्त्र रिजर्व बटालियन या रिजर्व बल। ये रिजर्व की बात कर रहा है, जो रिजर्व रहेंगे। राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार जो है सशस्त्र रिजर्व बल का बटालियन, सशस्त्र रिजर्व बल का बटालियन का गठन जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर करेगी। 14 में बताया गया है विशेष पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी और वहां पर पुलिस अधिकारी की बात कर रहे थे, 2P में भी बात कर रहे थे पुलिस अधिकारी। और सेक्शन हम 5 में भी बात, 3 जगह हमने पुलिस अधिकारी पढ़ा है। एक तो हमने 2P में हमने पढ़ा बाय डेफिनेशन क्या होगी पुलिस अधिकारी, जिसमें 3 हमने बात बताई थी 2P में। उसके बाद सेक्शन हमने 5 पढ़ा, सेक्शन हमने 5 में पढ़ा पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा या पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारी जो होंगे वो पुलिस अधिकारी बताए गए हैं। सेक्शन 5 में बताया गया है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। सेक्शन हमने जो पुलिस अधिकारी हम पढ़ रहे थे वो हम 2P में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पुलिस अधिकारी कौन होंगे। और जो सेक्शन 5 में हमें बताया था जो आपको जो इसमें बताया गया था 5 में जो बताया गया है पुलिस जिला का प्रशासन के बारे में बताया जो अधीक्षक के अधीन होगा। और सेक्शन 7 में बताया था थाने का अधिकारी, सेक्शन 7 में बताया था थाने का, इसकी नानी मर गई,
थाने का अधिकारी, यहाँ पर बताया था प्रशासन, जिला पुलिस, जिला का प्रशासन, जिला का प्रशासन। और 2B में बताया था ना पुलिस अधिकारी। ठीक है, 2B में हमने पुलिस अधिकारी परिभाषा पढ़ी थी, 5 में जिला प्रशासन पढ़ा था और 7 में थाने का अधिकारी। ये 14 का रिवीजन इसीलिए मैं वापस रिपीट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर विशेष पुलिस अधिकारी की बात कर रहे हैं हम। 13 में पढ़ा था राज्य जो होगा, राज्य सरकार जो होगी वो सशस्त्र रिजर्व बल की बटालियन का गठन जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर करेगी। और हमने सेक्शन 12 में जो पढ़ा था, सेक्शन 12 में हमने जो पढ़ा था वो विशिष्ट पुलिस इकाई के बारे में पढ़ा था हमने। और सेक्शन 11 में पढ़ा था राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। 11 में राज्य सरकार राज्य अपराध, सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग सेक्शन 11 में पढ़ा था। और मैं थोड़ा हल्का से यहाँ हल्का लिख दे रहा हूँ, 11 में राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। ठीक है, 12 मैंने पढ़ा था विशिष्ट पुलिस इकाई, विशिष्ट पुलिस इकाई में हमने आपको बताया था कि जो राज्य सरकार है वो उसकी संख्या का निर्धारण करेगी, इसका निर्माण करेगी, उसके दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण करेगी और इसके प्रशासनिक ढांचा होगा, उस प्रशासनिक ढांचे में पदानुक्रम होंगे, उनके कर्तव्य होंगे और उनकी शक्तियां होंगी, यानी विशेषाधिकार होंगे, उनकी शक्तियां होंगी, जिसे बोलते हैं विशेषाधिकार या शक्तियां। और अगली बात बताई थी हमने, जो विशेष इकाई है वो विशेष आदेश से भंग भी की जा सकती है। 13 में राज्य सरकार सशस्त्र रिजर्व बल बटालियन का गणना बताई थी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। और 14 बताया था विशेष पुलिस अधिकारी। अब विशेष पुलिस अधिकारी जो दिए हैं विशेष परिस्थितियों में, तीसरी बात कही विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी ठीक। 14 बताया गया विशेष पुलिस अधिकारी विशेष परिस्थितियां जिला की सलाह से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी। 3 बातें बताई गई इसमें। सेक्शन हम 15 की बात करें, सेक्शन 15 में बताया गया है शिक्षण संस्थान, पुलिस शिक्षण संस्थाएं, पुलिस शिक्षण संस्थाएं। इसमें बताया राज्य सरकार जो है वो पुलिस महानिदेशक की सलाह से कई संस्थाओं का गठन करेगी। राज्य सरकार जो है पुलिस महानिदेशक की सलाह से पुलिस शिक्षण संस्थाएं बनाएगी, उनकी शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी। किसके लिए करेगी? शिक्षा, राज्य सरकार जो पुलिस महानिदेशक की सलाह से पुलिस शिक्षण संस्थाएं
बनाएगी और उसमें शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी। और जो निर्धारण करेगी वो साधारण विशेष आदेश से। राज्य सरकार जो है पुलिस महानिदेशक की सलाह से पुलिस शिक्षण संस्थाएं साधारण और विशेष आदेश से स्थापित करेगी और उसमें सहज शिक्षा नीति का निर्धारण भी करेगी। 3 बातें बताई गई हैं। सलाह से साधारण और विशेष आदेश, जो ऊपर लिख दे रहा हूं, 2 ही बातें मान लिया जाएंगे तो कंफ्यूजन फैल जाएगा आपका। साधारण और विशेष। राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक की सलाह से साधारण और विशेष आदेश से सहज शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी और इसका आदेश से शिक्षण संस्थाओं का गठन निर्धारण करेगी और शिक्षा संस्थाएं स्थापित करेगी। तीन बातें बताई गई हैं इसमें। पुलिस शिक्षण संस्थाएं, राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक की सलाह से साधारण और विशेष आदेश से सहज शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी और शिक्षण संस्थाएं स्थापित करेगी। इसका सारा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये क्लियर रह जाए कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं, पुलिस शिक्षण संस्थाएं कौन निर्धारित करेगी? राज्य सरकार करेगी। स्थापित करेगी किसकी सलाह से करेगी? पुलिस महानिदेशक की सलाह से करेगी। साधारण और विशेष आदेश से सहज शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी और शिक्षण संस्थाएं स्थापित करेगी, जिससे पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। पंद्रह में बता दिया हमने शिक्षण संस्थाएं। 16 में होगा, 16 में दिया है वो 16 में दिया है अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान केंद्र या पुलिस अनुसंधान की ब्यूरो जिसे बोलते हैं 16 में। और तकनीकी 17 में दिया है तकनीकी और सहायक बल। 16 में दिया है पुलिस अनुसंधान ब्यूरो। अब अनुसंधान ब्यूरो तो सब जानते हैं, अनुसंधान मतलब रिसर्च सेंटर, पुलिस रिसर्च सेंटर। सेक्शन 16 में पुलिस रिसर्च सेंटर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 16 में धारा सेक्शन 16 में बताया गया है पुलिस अनुसंधान ब्यूरो। और 17 में बताया गया है तकनीकी सहायता के लिए भी, तकनीकी सहायता जो दी गई है वो उसके लिए सहायक बल होगा। तकनीकी सहायता के लिए बल होगा। सेक्शन 16 में बताया गया अनुसंधान ब्यूरो होगा, यानी रिसर्च सेंटर से बोलते हैं। और तकनीकी सहायता के लिए बल होगा। अब
18 में दिया गया है, सेक्शन 18 में दिया गया है विधिक सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक। वित्तीय नियंत्रक 18 में विधिक सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक। इनको यहाँ पर क्यों लिया गया? यहाँ पर इसलिए लिया गया कि जो पुलिस महानिदेशक है उसकी सहायता के लिए सेक्शन 18 विधिक सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक। पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए विधिक सलाहकार और विधिक नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति जो करेगी वो राज्य सरकार करेगी। विधिक सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति जो करेगी वो राज्य सरकार करेगी। 19 में हमने बताया है पुलिस 19 में बताया है पुलिस बल का अधीक्षण कौन कर सकता है? पुलिस बल का अधीक्षण राज्य सरकार कर सकेगी। पुलिस बल का अधीक्षण राज्य सरकार कर सकेगी। सेक्शन 19 पुलिस बल का अधीक्षण। पुलिस बल का अधीक्षण दिया हुआ है वो 19 में दिया गया है और पुलिस बल का गठन जो दिया गया है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 3 में गठन का दिया है गठन। 4 में रेंज, 5 में प्रशासन। मैं आगे भी दोबारा रिपीट करवाऊंगा आपको। यहाँ अधीक्षण की बात करेगी। अधीक्षण जो कर सकता है वो राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार कर सकेगी। और महानिदेशक कर सकता है और महानिरीक्षक। जो पुलिस बल का अधीक्षण जो करेगा वो राज्य सरकार कर सकती है। महानिदेशक और महानिरीक्षक तीनों ही कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन हम बात करते हैं सेक्शन की अगर बात करें हम तो सेक्शन की अगर बात करें हम पुलिस बल के अधीक्षण की बात कर रहे थे सेक्शन 19 में। तो यहाँ पर केवल वैसे तो देखा जाए तो राज्य सरकार कर सकेगी, पुलिस महानिदेशक को भी सकती है, महानिरीक्षक को भी सकती है। लेकिन सेक्शन अगर 19 की बात करें तो 19 में केवल ये दिया गया है केवल राज्य सरकार कर सकेगी। कर सकेगी का मतलब तो यही है कि ये भी कर सकती है और ये भी कर सकते हैं। कर सकेगी, सकेगी मतलब ये भी अपने पास अधीक्षण की शक्तियां राज्य सरकार जो है वो रख सकती है। इतना शक्ति बारे में दिया हुआ। अधीक्षण की शक्ति जो है वो तीनों पे दी गई है। अगर राज्य सरकार क्या कर सकती है तो हाँ राज्य सरकार अधीक्षण कर सकती है। तीनों शक्तियां दी गई है। महानिदेशक महानिरीक्षक को भी शक्ति दी गई है। लेकिन सेक्शन 19 अगर जो बात कर रही है वो राज्य सरकार सेक्शन 19 की अगर बात कर रही है वो केवल बता रही है कि पुलिस बल का अधीक्षण राज्य सरकार जो है वो कर सकेगी। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का औचित्य ही नहीं है अभी।
केवल और केवल सेक्शन 19 की अगर बात करें, पुलिस बल का अधीक्षण कौन कर सकेगी? जिसमें दिया हुआ है राज्य सरकार जो है पुलिस बल का अधीक्षण कर सकेगी। राज्य सरकार जो है पुलिस बल का अधीक्षण अपने अधीक्षण कर सकेगी। राज्य सरकार जो है सभी मामलों में दिया हुआ है, राज्य सरकार जो है पुलिस के सभी मामलों में, पुलिस के सभी मामलों में राज्य सरकार जो है पुलिस के सभी मामलों में अधीक्षण कर सकेगी। अब आपको शायद क्लियर हो जाए। सेक्शन 19 पुलिस बल का अधीक्षण पुलिस के सभी मामलों में राज्य सरकार अधीक्षण कर सकेगी। केवल इतना बताया गया है, कर सकेगी। केवल दो बातें बताई गई हैं, पुलिस बल का अधीक्षण पुलिस के सभी मामलों में राज्य सरकार अधीक्षण कर सकेगी। सेक्शन अगर हम 19 की बात करें तो सेक्शन 19 जो है पुलिस महानिदेशक की बात कर रही है, महानिदेशक के गठन की बात कर रही है। पुलिस महानिदेशक के बारे में बता रही है। राज्य सरकार जो है राज्य सरकार पुलिस बल के समक्ष नियंत्रण के लिए राज्य सरकार जो है पुलिस बल के राज्य सरकार जो है पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए राज्य सरकार जो है पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी। पुलिस महानिदेशक के बारे में सेक्शन 20 में बताया गया। पहली बात इसमें यही बताई गई है, पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। दूसरी इसमें बात जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो पुलिस महानिदेशक नियुक्त होंगे वो पदोन्नति की सूची से, जिन्हें पदोन्नति मिलने वाली है, पदोन्नति पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के नामिका से करेगी। जो पदोन्नति होने वाले अधिकारी हैं उनकी नामिका से करेगी, यानी पदोन्नति वाले अधिकारी हैं उनकी सूची से करेगी। और जो सूची तैयार करेगी
इसमें जो बताया गया, इसमें तीन बातें बताई गई हैं और एक बात और बताई गई है। जो सूची तैयार की जाएगी वह पदों की संख्या से 3 गुना होगी। और कार्यकाल, इसमें 4 बातें हैं जो ध्यान देने वाली बात है। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बारे में बात कर रही है कि कहाँ कब की जाएगी और किन उसके पदों की सूचना कितनी रहेगी। पदों जो सूचनांका की सूची होगी वो पदों की संख्या से 3 गुनी होगी, से अधिक नहीं होगी। 3 गुने से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार जो है पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, राज्य सरकार जो है पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी और जो नियुक्ति करी जाएगी वो पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के नामिका से करेगी और जो समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात की जाएगी। और जो सूची होगी वो पदों की संख्या, पद सूची में व्यक्तियों के नाम जो होंगे वो पदों की संख्या से 3 गुने से अधिक नहीं होंगे और उनका जो कार्यकाल है वो अधिवर्षता 2 वर्ष से न्यूनतम नहीं होगा, यानी अधिकतम हो तो हो सकता है 2 वर्ष से कम का नहीं होगा। उनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा। सूची की बात कर रहे हैं, जो नामिका की सूची है, नामिका की सूची वह पदों से 3 गुने से अधिक नहीं होगी। जो सूची बनाई जाएगी वो पदों की संख्या से 3 गुने अधिक नहीं होगी। फोटो खींच लो, चाहे इसका अगर खींचना है स्क्रीनशॉट खींचना ले लो। इसमें दिया हुआ है, मैं हटा रहा हूँ। पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी और उनकी नियुक्ति जो है पदोन्नति होने वाले अधिकारियों की नामिका से करेगी। कब? जब समिति की समीक्षा के पश्चात करेगी और जो नामिका की सूची तैयार होगी वो पदों की 3 गुना से अधिक नहीं होगी और उनका जो कार्यकाल होगा वो अधिवर्षता 2 वर्ष से न्यूनतम नहीं होगा। अब सेक्शन हम 21 की बात करें। सेक्शन इसी में और भी है कि इनको क्या 2 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक को 2 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए ऊपर ही लिखवा दूं, आपको यही फिर से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति सेक्शन 20 में हम बात कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार करेगी नियुक्ति। काफी वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए मैं सेक्शन 20 को जो है वो नेक्स्ट सेशन में अभी आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। इस सेशन को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तो धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एपी उत्तराखंड में पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर इसके लेक्चर अवेलेबल हैं, आपको समझ सकते हैं। और कभी समझने में दिक्कत आ रही तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे दोबारा आपको समझा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।